So hi everyone, this is Akshansh और today we are going to do value of supply revision। टारगेट रखेंगे कि 40-45 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा वैल्यू खत्म करें विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्पेशली जो वैल्यू के लास्ट वाले क्वेश्चन हैं जो काफी एग्जाम मतलब काफी क्या है अच्छे हैं, मतलब थोड़े से डीप कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो उनमें भी अपन 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई शुरू करते हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर है, ऐसा कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं 8 पेजेस के अंदर हमने पूरी समरी बुक में खत्म कर लिया। ठीक है, समरी बुक जो भी पुराने बच्चे बैठे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि समरी बुक आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जैसे रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है जिसका पूरा हमने स्ट्रक्चर ही बदल दिया समरी बुक में। अब नए नए कई चार्ट्स ऐड कर दिए, थोड़ा इजी कर दिया है। ठीक है, तो कई चैप्टर जैसे प्लेस सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, कई चैप्टर्स हैं जहाँ चेंज नहीं है, बाकी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत एडिशन किए, जैसे नए नए सर्कुलर सारे वो डाल दिए। आईटीसी चैप्टर में भी चेंजेस किए, तो बेटर ये रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप देख लेना। काम तो उससे भी चला सकते हैं, अमेंडमेंट के सर्कुलर तो हम सभी को देंगे, पर आप बीच बीच में कई चीजें भी ऐड हुई हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आगे शुरू करते हैं। अब जैसे वैल्यूएशन में भी 2-3 सर्कुलर हैं, ऑल तो कुछ काम के नहीं है दोनों, बट ठीक है ऐड हुए हैं, दिखाने के लिए तो ऐड हुए ना। चलो अब आगे आ जाते हैं, मैं शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वैल्यू सप्लाई। वैल्यू सप्लाई बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जिसपे आपको जीएसटी देना है, वो वैल्यू जिसपे आपको जीएसटी देना है उसको हम बोलते हैं वैल्यू सप्लाई। ठीक है, वो वैल्यू जिसपे आपको जीएसटी देना है उसको बोलते हैं वैल्यू सप्लाई। 15(1 + 15(2) - 15(3) इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? 15(1 + 15(2) - 15(3). ठीक है, 15(1) बेसिकली है क्या, आप मान के चलना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बड़े एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि जैसे मैं हूँ और मेरी एक शॉप है, एकेजी गिफ्ट शॉप। ठीक है, एकेजी गिफ्ट शॉप। ठीक है, मेरे पास कोई आया, मेरे पास जैसे मान के चलो ये हमारा विभू अग्रवाल आया एकदम दुख दुख भरे माहौल के साथ कि सर कुछ ऐसा दिखाओ कि जिसको मैं दूं सामने वाला वो मान जाए, वो इंप्रेस हो जाए, कुछ ऐसा दिखाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने इसको एक चॉकलेट दिखाई है। वो चॉकलेट थी अपने आप में 1500 रुपीज़ की, तो वो चॉकलेट थी। मैंने कहा कि भाई इस पर एक स्पेशल पैकिंग करूंगा, ऐसी पैकिंग करूंगा कोई भी मान जाएगा। 1000 रुपये की पैकिंग होगी, वो एक जी स्पेशल पैकिंग करके होगा, 2500 रुपीज़ हो गए। ये बोलता है सर जी मैं तो आपका प्रीवियस बैच का स्टूडेंट हूँ, कुछ तो डिस्काउंट मिलना ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले भाई, भाई जैसी बात करती ना, AKG10 इसका कोड लगा के हमने इसको डिस्काउंट दिया 250 रुपीज़ का, 2250 रुपीज़ का इसको नेट प्राइस पड़ा। तो आप मुझे कि सिंपल सी बात है 2250 रुपीज़ पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 15(1) तो क्या हो गया ओरिजिनल बेसिक प्राइस, 15(2) क्या हुआ ऊपर के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को 15(2) बोलते हैं, और डिस्काउंट को बोलते हैं 15(3). डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? 15(3) बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। 15(1) क्या होता है? जो बेसिक प्राइस होती है उसको 15(1) बोलते हैं, ओरिजिनल प्राइस। 15(2) क्या बोलते हैं कि ऊपर के जितने भी खर्चे थे, देखो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी गवर्नमेंट को उतना मजा आएगा। गवर्नमेंट तो बोलती है जितनी ज्यादा वैल्यू होगी हमको उतने पे जीएसटी मिलेगा, तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि आपसे ज्यादा वैल्यू ली जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपसे वैल्यू ली जाए, गवर्नमेंट का तो पर्पज ही यही है। ठीक है जी। अब अपन ने क्या बोला? 15(1) मतलब बेसिक प्राइस, 15(2) मतलब ये ऊपर के एक्सपेंसेस सारे के सारे ऐड करने होंगे। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? बेसिकली 5 तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊं। वैल्यू के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, बस बट कोई भी सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है वो इंक्लूड नहीं होता, और जीएसटी के टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे से पूछेगा कि कोई सामान कितने का है, हमने कहा 10 लाख रुपीज वैल्यू है और 1.8 लाख जीएसटी है। इसकी वैल्यू हम 11.8 लाख नहीं बोलते, वैल्यू वो होता है जिसपे जीएसटी देना है। वैल्यू वो होता है जिसपे जीएसटी देना है, तो वैल्यू के अंदर जीएसटी के टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते। जीएसटी के अलावा और कोई इतने भी टैक्सेस हैं वो सब वैल्यू के अंदर ऐड हो जाते हैं। वैल्यू के अंदर क्या क्या ऐड होता है देखिए, हमारे एग्जांपल में हमने पैकिंग के चार्जेस ऐड किए। हम आपको बताते हैं कि वैल्यू 15(2) के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, जीएसटी के अलावा जितने सब ऐड हो जाएंगे। कोई भी ऐसा अमाउंट जो सप्लायर को पे करना चाहिए था लेकिन सप्लायर के बिहाफ पे रिसीवर पे कर दे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलना कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए कहां पे रहता था? ए जयपुर में रहता था, बी दिल्ली में रहता है। ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और सीन क्या चल रहा है? सीन ऐसा चल रहा है, ए फोन करता है, बी फोन करता है ए को कि मुझे 10,000 कैलकुलेटर के पीस चाहिए, 10,000 कैलकुलेटर चाहिए। ए ने कहा भिजवा देंगे, कोई इशू नहीं है। ए ने बी को बोला कि 11 लाख रुपीज देने पड़ेंगे आपको। बी ने कहा ठीक है दे देंगे। ए ने क्या करा? ए ने क्या करा? 10,000 कैलकुलेटर भिजवा दिए बी को। कैसे भिजवाए? ए ने प्रिंस ट्रक वाला को हायर करा, प्रिंस ट्रक वाला को हायर करा। ठीक है, और ए ने सामान दे दिया प्रिंस ट्रक वाला को, और प्रिंस ट्रक वाला सामान ले गया बी के पास। ए ने बी को फोन करा कि आप मुझे 10 लाख रुपीज दे दीजिए,
और 1 लाख रुपीज आप प्रिंस ट्रक वाला को दे देना जब वो वहां पे सामान लेके आ जाए। अगला सवाल ये कि जीएसटी कितने अमाउंट पे लगेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो घर तक पहुंचवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ए की जिम्मेदारी थी कि बी के घर तक सामान पहुंचवा के देगा, और उसके बदले में इनके बीच में डील डन हुई थी कि 11 लाख रुपीज ए देगा बी को। ये डील हो गई थी, ठीक है। 11 लाख रुपीज ए देगा बी को, सामान पहुंचवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ए की बी तक। अब ए ने खुद 10 लाख लिए, 1 लाख रुपए किसी और को दिलवाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जीएसटी तो 11 लाख पे लगेगा ना। सपोज करो मैं आपसे मान के चलो मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ, ठीक है। आपने पूछा कितने का है, मैंने कहा 50,000 रुपीज का है। आपने कहा 25,000 रुपए मेरे को दे दो, 25,000 रुपए आप इस बंदे को दे दो। भाई कुल मिला के जीएसटी तो 50 पे लगेगा ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं पैसा कहाँ लूँ कहाँ नहीं लगाऊं, ठीक है। बस यही बात लिखिए कि एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे सप्लायर को करना चाहिए था, लेकिन उसके बिहाफ पे रिसीवर पे कर रहा है। प्रिंस ट्रक वालों को अब रिसीवर दे रहा है, तो भी वो आउट वैल्यू में ऐड होंगे, ठीक है। तो जीएसटी के सारे टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, जीएसटी के अलावा सारे टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। जीएसटी तो ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं, उस पर जीएसटी देना है, तो जीएसटी कहाँ से ऐड करेंगे? और जितने भी टैक्सेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। कोई ऐसा अमाउंट जो सप्लायर को पे करना चाहिए था, रिसीवर पे कर रहा है, वो ऐड हो जाएंगे। कोई भी पैकिंग के खर्चे, इंसिडेंटल चार्जेस वगैरह जितने भी हैं सब ऐड हो जाएंगे। पैकिंग वगैरह के खर्चे सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। कोई भी इंटरेस्ट लेट फीस है, कोई भी इंटरेस्ट मिला, लेट फीस की पेनल्टी वगैरह मिली, वो भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। सर इंटरेस्ट के केस में कैसे वैल्यू में ऐड होगा? सपोज करना सर, समझना, आपने क्या किया, अगस्त में कोई सामान बेचा, सेल कर दी, उसका इनवॉइस बना दिया आपने अगस्त में, ठीक है। पर बंदे ने पेमेंट किया दिसंबर में, और पेमेंट के साथ इंटरेस्ट भी मिला हमें, तो सर जो इनवॉइस वैल्यू थी उसके अंदर तो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। भाई अगस्त में जब आपने सेल की, इनवॉइस बना दिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई की लायबिलिटी तो तभी आ गई होगी ना। जैसे आपने गुड्स बेचे, अगस्त में गुड्स बेच दिए, तो गुड्स अगस्त में आपने गुड्स बेच दिए। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट क्या होती है? जिस टाइम सामान डिस्पैच किया। अब अगस्त में सामान डिस्पैच कर दिया और अगस्त में इनवॉइस बना दिया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गई अगस्त में। अब पेमेंट मिला दिसंबर में, दिसंबर में आपने इंटरेस्ट भी लिया, तो अब जो पेमेंट मिला ना उसकी लायबिलिटी तो अगस्त में पे कर चुके थे जीएसटी, लेकिन जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट का पेमेंट अब दिसंबर में कर दो। फिर इंटरेस्ट भी मतलब कुल मिला के इंटरेस्ट पेनल्टी पे भी जीएसटी देना पड़ता है, इंटरेस्ट पेनल्टी पे भी जीएसटी देना पड़ता है। और जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट होता है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी सर कौन सी रेट से होता है? जो रेट ओरिजिनल ट्रांजेक्शन की थी ना, वही इंटरेस्ट पे रेट लगाया जाता है। आई यू गाइस गेटिंग इट? जो रेट ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पे थी वही रेट पे जीएसटी लगाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। श्रेया, सबा, सचिन इधर डन। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला कि कौन कौन से सामान ऐड होते हैं? सब कुछ, एनी टैक्सेस, एनी अमाउंट डेट सप्लायर इज लायबल टू पे बट विच हैज बीन पेड बाय रिसीवर। कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो सारे के सारे वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। कोई भी इंटरेस्ट लेट फीस वगैरह हो, इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब पैकिंग वगैरह के जितने भी खर्चे हैं वो सब ऐड हो जाएगा। और कोई भी ऐसी सब्सिडी, सब्सिडी का अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हो। सुनना मेरी बात, जैसे मान के चलो आप मेरी क्लास खरीद रहे हो। अब मेरी क्लास की प्राइस है लेट्स सपोज 8,500 रुपीज मेरी क्लास की प्राइस है, ठीक है। मेरी क्लास की प्राइस कितनी है? 8,500 रुपीज मेरी क्लास की प्राइस है। और आपने क्या करा, आप मुझे पे कर रहे हो, आपने पे करा 6,500, और आपके बॉस ने पे करा, आर्टिकलशिप वाले बॉस ने पे करा 2,000 रुपीज, ठीक है। तो अब मैं क्या जीएसटी के 8,6,500 पे लूंगा क्या? नहीं, मैं तो जीएसटी पूरे अमाउंट पे लूंगा, चाहे आपको कोई भी सब्सिडी दे। मुकेश भाई अंबानी बोल रहे हैं कि 2,000 रुपए मैं भी दूंगा, भाई पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। कोई भी कितनी सब्सिडी दे, चाहे आपका फ्रेंड दे, चाहे आपकी फैमिली दे, चाहे आपके पापा दें, चाहे आपकी मम्मी दे, चाहे चाचा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, अगर वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो वो सब्सिडी वैल्यू में ऐड नहीं होगी। मान के चलो, मान के चलिए आप कि, है ना, कि भैया सपोज करो गवर्नमेंट ने बोला कि एकेजी की क्लासेस पे 1,500 रुपीज सब्सिडी हम देंगे, एकेजी को 1,500 रुपए हम देंगे, बाकी एकेजी लोगों से लेगा। तो 7,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा मुझे, 7,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा। इतना समझ में आया? एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको? ये पांचों की पांचों चीजें वैल्यू के अंदर ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। ये पांचों की पांचों चीजें क्या होती है? वैल्यू में ऐड करनी पड़ती है हमें। पांचों की चारों की चीजें वैल्यू में ऐड कर देते हैं अपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेना। तो 15(1) अपन ने क्या बोला? 15(1) ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होता है। 15(2) क्या होता है कि जितने भी इंसिडेंटल चीजें होती हैं, चाहे वो जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्सेस हों, या कोई सा भी ऐसा अमाउंट हो जो सप्लायर को पे करना हो लेकिन रिसीवर पे कर रहा है, कोई भी सब्सिडी हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस हो, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो, सबके सब वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। अब आते हैं 15(3) डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
15/3 डिस्काउंट वेरी इंपॉर्टेंट, 15/3 डिस्काउंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिस्काउंट क्या बोलता है, डिस्काउंट क्या बोलता है, डिस्काउंट ऐसा बोलता है, ध्यान से समझना, दो फैक्टर हैं डिस्काउंट के अंदर। डिस्काउंट क्या होता है, एक तो होता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप रिलायंस ट्रेंड में गए, आप रिलायंस ट्रेंड में गए और आपने शॉपिंग करी, 10,000 रुपीज की शॉपिंग करी, आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल गया, इमीडिएटली लेस हो गया। फॉर एग्जांपल AKG ने कोई सेल निकाली, ठीक है, 8,500 की क्लास पे सेल निकाली, 250 रुपीज का ऑफ, 500 रुपीज का ऑफ है और 8,000 रुपीज आपने पे करे, तो आप जीएसटी कितने पे दोगे, 8,000 रुपीज पे जीएसटी दोगे, ठीक है। इमीडिएटली कोई सेल इमीडिएटली लेस हो गया, इनवॉइस के अंदर उस अमाउंट को रिफ्लेक्ट करेंगे, इनवॉइस के अंदर दिखाएंगे डिस्काउंट मिला और डिस्काउंटेड अमाउंट में जीएसटी ले लिया जाएगा। इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अब दूसरा आता है बिफोर, एक तो हो गया बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा होता है आफ्टर सप्लाई। आफ्टर सप्लाई का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे गौरव जी हैं, गौरव जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, गौरव, ठीक है, और गौरव कौन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मान के चलिए, और ये मेरे पास आए, ठीक है, ये मेरे पास आए और ये बोलते हैं कि सर जी मेरा एक बिजनेस है, मेरा किस चीज का बिजनेस है, मेरा है सपोज फैब्रिक का बिजनेस है, AKG फैब्रिक, AKG टेक्सटाइल्स मेरा बिजनेस है। ये मेरे पास आए और बोलते हैं सर आपसे ना सामान खरीदना है, मैंने कहा बिल्कुल खरीदिए। तो मेरे पास जून में आए, मैंने कहा गौरव जी आपको एक बात बता देता हूँ, गौरव जी क्या है, होलसेलर है और मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं कौन हूँ, मैन्युफैक्चरर। गौरव जी है सर जी सामान खरीदना, मैंने कहा गौरव जी बिल्कुल खरीदे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन गौरव जी एक स्कीम चल रही है हमारे यहाँ पे, स्कीम ऐसी है कि अगर आप पूरे साल भर में 1 करोड़ रुपया उससे ज्यादा का सामान खरीदते हो तो आपको फ्लैट 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। गौरव जी बोलते हैं सर मैं एक साथ 1 करोड़ का सामान कैसे खरीदूंगा। मैंने कहा गौरव जी ध्यान से सुनिए बात को, मैंने कहा पूरे साल भर में अगर आप टोटल मिला के 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदते हो या उससे ऊपर तो आपको बैक डेट वाली चीजों का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। गौरव जी ने कहा अच्छा, मतलब क्या हुआ कि मैंने जून में कोई सामान खरीदा उस पर तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं। लेट्स सपोज गौरव जी ने 15 लाख रुपीस का सामान खरीदा जून में, उस पर तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं, लेकिन जब जाके 1 करोड़ रुपए टच हो जाएगा तो बैक डेट से डिस्काउंट दे देंगे इनको। हमने कहा ठीक है। अब लेट्स सपोज जीएसटी की रेट थी 10%, मान के चलना मेरी बात ध्यान से आप। अब गौरव जो था वो 15 लाख का सामान लेके गया जून में मेरे से, तो गौरव ने कितने रुपीस की आईटीसी क्लेम की होगी, 1,50,000 की आईटीसी क्लेम की होगी गौरव ने, बिल्कुल सही बात है। गौरव वापस जुलाई में आया, दौड़ता दौड़ता बोला 35 लाख का सामान लूंगा, मैंने कहा ले लो। गौरव ने कितने की आईटीसी क्लेम की होगी, 3,50,000 की आईटीसी क्लेम की होगी। गौरव वापस कब आया, गौरव मेरे पास वापस आया सितंबर में आया, अब बोलता है कि अब 25 लाख का सामान और दे दो, मैंने कहा ले लो। 2,50,000 की आईटीसी गौरव ने क्लेम कर ली होगी, ठीक है। अब गौरव आया नवंबर के अंदर, गौरव आया नवंबर के अंदर और बोलता है 20 लाख का सामान और दे दो, तो कितने की आईटीसी क्लेम कर ली होगी, 2 लाख की आईटीसी क्लेम कर ली होगी, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। अब दिसंबर में गौरव फिर आया और गौरव बोलता है, अब गौरव बोलता है कि 25 लाख का सामान और चाहिए, और यहाँ पे आके इसका क्या हो रहा है, 1 करोड़ रुपए एक्सीड हो रहा है। यहाँ तक तो कितना हुआ, 95 लाख हो गया, ठीक है, 50 75 95 लाख तो यहाँ तक हो गया नवंबर तक। दिसंबर में क्या हो रहा है, दिसंबर में इसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, दिसंबर में क्या कर रहा है, इसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा। अब हम गौरव जी को क्या बोलेंगे, हम गौरव जी को बोलेंगे गौरव जी अब समझिए मेरी बात, अब हम क्या करेंगे, आपको बैक डेट से डिस्काउंट देना शुरू कर देंगे। मतलब जो सामान आपने जून में खरीदा था अब वो 5% का डिस्काउंट देंगे हम आपको। खरीदा था आपने 15 लाख का, लेकिन अब वो होना चाहिए कितने का, अब वो होना चाहिए 14,25,000 का, 5% का डिस्काउंट मिलेगा आपको गौरव जी। तो अगला सवाल ये आता है कि जब वो सामान 14,25,000 का हुआ तो उस पर आईटीसी कितना क्लेम करना चाहिए था गौरव जी को, गौरव को उस पर आईटीसी क्लेम करना चाहिए था 1,42,500 का, 1,42,500 का गौरव को उस पर आईटीसी क्लेम करना चाहिए था। इसी तरीके से जो सामान 35 लाख का परचेज किया गया था वो कितने का परचेज होना चाहिए था, 33,25,000 का परचेज होना चाहिए था, ठीक है। और उस पर आईटीसी भी कितना क्लेम करना चाहिए था, 332500। कुल मिला के पीछे के जितने भी ट्रांजेक्शन है ना उनको अब वो पीछे कम के अमाउंट के हो गए, पर आईटीसी तो ज्यादा ले ली,
तो अब आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट कह के चल रही है कि भाई जहां पे आपने आईटीसी 1,15,000 की ली थी ना, 1,50,000 की, उसकी जगह आपको 1,42,500 की आईटीसी लेनी चाहिए थी। इसका मतलब ये नहीं कि इसने कुछ गलती कर दी भाई, जेन्युइन सी बात है, जब सामान परचेज करा था तब तो 15 लाख में परचेज किया था तो 10% आईटीसी ले ली, लेकिन अब सामान सस्ता हो गया तो गवर्नमेंट कह रही है आईटीसी रिवर्स कर दो। गवर्नमेंट क्या करिए, आईटीसी रिवर्स कर दो। ऑल दो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा जब गौरव एंड में सामान लेना है ना 25 लाख का, 25 लाख का जब गौरव सामान लेने आया तब वो पता है क्या बोलेगा, ये काम करो, मेरा सामान कितने का हो गया, 1,20,000 का हो गया, पुराना भी आपको मेरे को डिस्काउंट देना है, मतलब 5% डिस्काउंट देना है, मतलब 6 लाख रुपीज का आपको डिस्काउंट देना है मेरे को, तो 19 लाख रुपीज का सामान, 19 लाख रुपीज हो गया। अब मैं आईटीसी क्लेम कर लेता हूँ 1,90,000 की। सही तरीका तो ये है, पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया, समझाने के लिए बताया इनडायरेक्टली, कि इनडायरेक्टली मैंने आपको ये बताया कि अपन क्या कर रहे हैं, हर में से 5% लेस करके दिखा रहे हैं। जैसे ये इसमें से भी 5% कम कर दिया, इसमें से 5% कम कर दिया, तो अब जब वैल्यू, समझ रहे हो मेरी बात, जब वैल्यू कम हो गई 15 लाख की जगह वैल्यू 14,25,000 की हो गई, तो आपने तो पहले आईटीसी 15 लाख पे ले लिया था, लेकिन लेना चाहिए था 14,25,000 पे, तो आईटीसी पहले ज्यादा क्लेम कर लिया था, उसको रिवर्स करो। तो हमने क्या बोला कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो रिसीवर होगा ना वो आईटीसी रिवर्स करेगा, जो रिसीवर है ना वो आईटीसी रिवर्स करेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, सॉर्टेड है। जो रिसीवर होगा वो आईटीसी रिवर्स करेगा। कुछ बैठ रहा है दिमाग में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। तो 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3). 15(1) क्या बोलता है, ओरिजिनल प्राइस। 15(2) क्या बोलता है, ऊपर के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्सेस हैं, वो कोई भी सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई भी पे करे, वो कोई भी इंटरेस्ट, पैकिंग चार्जेस, ये सब क्या होंगे, वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। कोई भी ऐसा अमाउंट जो सप्लायर को पे करना चाहिए उसके बिहाफ पे रिसीवर पे कर रहा है, वो भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर 15(3) क्या बोलता था, डिस्काउंट के बारे में जानकारी देता था 15(3), और डिस्काउंट के केस में 15(3) ऐसा बोलता था कि डिस्काउंट दो तरह का होता है, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो बिफोर और एट द टाइम के अंदर हमने क्या देखा, बिफोर और एट द टाइम में हमने ये देखा कि अगर इमीडिएटली इनवॉइस में से लेस कर दिया तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में गवर्नमेंट डिस्काउंट तभी देगी, देखो वैल्यू कम करने में गवर्नमेंट के दिल में दर्द होता है, तकलीफ होती है गवर्नमेंट को, क्योंकि अब कम जीएसटी मिलेगा। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, तो उस केस में आपको है ना आईटीसी रिवर्स करो और एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी हम आपका वैल्यू कम करेंगे, तभी हम आपको डिस्काउंट अलाउ करेंगे। समझ में आ गया? अब हम आगे पढ़ते हैं वैल्यूएशन रूल। तो सुनना मेरी बात, आप कोई दुकान से सामान खरीदने लेने गए, जिस वैल्यू में दुकानदार ने आपको सामान दे दिया, फॉर एग्जांपल वो सामान मार्केट में 1500 रुपीज का मिलता है, दुकानदार से आपने बार्गेनिंग करवाई, भैया प्लीज दे दीजिए ना, ठीक है, ऐसे करके मान लो दुकानदार पिघल गया, है ना, और दुकानदार ने आपको 800 रुपीज में कोई सामान दे दिया, तो क्या जीएसटी 800 पे लगाएंगे, 1500 पे? ऑफकोर्स की बात है 800 पे लगाएंगे, जितने पे आप सामान लेके आए उतने पे जीएसटी लगेगा, जितने में आप सामान लेके आए उतने पे ही जीएसटी लगेगा, ठीक है। बट बट अगर बायर और सेलर रिलेटेड हुए, अगर बायर और सेलर रिलेटेड हुए, अगर बायर और सेलर रिलेटेड हुए और प्राइस, देखो या तो अगर बायर और सेलर रिलेटेड हुए तो गवर्नमेंट बोल सकती है यहाँ पे चीटिंग हो सकती है, बायर और सेलर रिलेटेड है तो हो सकता है मैनिपुलेशन कर लें कुछ। और अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, मतलब क्या हुआ, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, मान के चलो बायर और सेलर क्या है, या तो रिलेटेड है, तो भी हो सकता है चीटिंग हो सकती है वहां पे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर बायर और सेलर रिलेटेड है या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो फिर हम वैल्यूएशन रूल लगाएंगे। अगर बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है, मतलब अनरिलेटेड है, और प्राइस अगर सोल कंसिडरेशन होगी तो जो वैल्यू आप बताओगे उसी पे जीएसटी लग जाएगा, 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3) लगा के, ठीक है। पर 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3) कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब बायर और सेलर या तो रिलेटेड है या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, या तो क्या होगा, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है। सोल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो सचिन मेरे पास आया मेरी क्लास लेने, बोले कि जी सर आपकी क्लास ले ली, मैंने कहा बिल्कुल, बोलता है 5,000 रुपीज में आपको कैश दूंगा, ठीक है, 5,000 रुपीज में आपको कैश दूंगा, बाकी आप जो बोलोगे दे दूंगा। मैंने कहा बाकी आप जो बोलोगे दे दूंगा क्या मतलब है, बोला सर मेरा मोबाइल ले लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, समझना मेरी बात को।
समझना मेरी बात को, इसने क्या किया, मुझे मोबाइल देते, मतलब प्राइस होल्ड कंसिडरेशन, ये पूरा का पूरा पैसा मनी में नहीं आया, पूरा का पूरा पैसा क्या आया, मनी में नहीं आया, ठीक है, पूरा का पूरा पैसा मनी में नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब वैल्यूएशन रूल लगाओ। अब आते हैं वैल्यूएशन रूल नंबर 27। वैल्यूएशन के रूल नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। वैल्यूएशन रूल नंबर 27, रूल नंबर 27 क्या बोलता है, ठीक है। वैल्यूएशन रूल नंबर 27 क्या बोलता है, रूल नंबर 27 ये बोलता है कि अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो रूल नंबर 27 के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू। मान के चलिए कि ये मेरे पास आया, इसने मुझे 5000 रुपीज दिए और एक मोबाइल दे दिया, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, सोल कंसिडरेशन मतलब ओनली इन मनी नहीं है, तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले गवर्नमेंट बोलती है ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए। AKG की क्लास में बाकी जो 2000 बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों से AKG क्या फीस ले रहे हैं वही वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। मैंने कहा सर जी, मान के चलो कि अब मेरा नया ही बैच था, पहला ही बच्चा था ये, और कोई बच्चे नहीं थे, पहला तो केस क्या, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। मान के चलो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि अब क्या करें, बच्चा ही नहीं है, पहला ही स्टूडेंट था। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितने इसने आपने को मनी दिया है ना 5000 प्लस जो मोबाइल दिया है, मोबाइल की वैल्यू क्या है उसी पे जीएसटी लगा दो। मनी प्लस मोबाइल देख लो अमेजोन पे कितने का मिल रहा है, बाजार में कितने का मिल रहा है, उसी पे जीएसटी दे दो। मैंने कहा मोबाइल ही पुराना सा लाया एकदम, क्या करें इस पे, कहाँ से वैल्यू निकालें इसकी। बोल रहा दादाजी का फोन है, ठीक है। अब मान के चलो कैश प्लस काइंड से भी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, कैश मतलब मनी में जो वैल्यू था प्लस काइंड मतलब मोबाइल का वैल्यू भी नहीं पता क्योंकि पुराना सा मोबाइल लिया है। अब क्या वैल्यू निकालें, तब गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, लाइक कैंड एंड क्वांटिटी के हिसाब से वैल्यू निकालो। लाइक कैंड एंड क्वांटिटी, लाइक कैंड एंड क्वांटिटी मतलब बाकी लोग भी तो आईडीटी पढ़ा रहे होंगे, बाकी लोग जो वैल्यू चार्ज कर रहे हैं, बाकी लोग जितना पैसा चार्ज कर रहे हैं उतने पे फिर आप जीएसटी भर दो, ठीक है। अब मान के चलो मैंने गवर्नमेंट को बोला कि पहला ही बच्चा है, आईडीटी कोई हिंदुस्तान में पढ़ा नहीं रहा है, मोबाइल पुराना लाया है, पता नहीं, ठीक है, और सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इकलौता बच्चा ही पढ़ रहा है मेरे से। गवर्नमेंट भी सोच रही होगी भैया ऐसा कौन सा खेल करा रहा है तू इसके साथ, ऐसा कौन सा गुप्त सब्जेक्ट इसको पढ़ा रहा है जो और कहीं पूरे इंडिया में चल ही नहीं रहा है, ठीक है। लास्ट आता है गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर देख, तुम कह रहे हो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, तुम कह रहे हो कैश प्लस काइंड की वैल्यू नहीं पता, तुम कह रहे हो लाइक काइंड क्वांटिटी की वैल्यू नहीं पता, तो तुम सब छोड़ दो, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, हम रूल 30 और 31 के हिसाब से वैल्यू निकाल देंगे। हम रूल 30 और 31 के हिसाब से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। रूल 30 और 31 के हिसाब से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रूल नंबर 28 में। रूल नंबर 28 क्या बोलता है, जब बायर और सेलर रिलेटेड हो तब क्या करा जाएगा, जब बायर और सेलर रिलेटेड हो तब क्या किया जाएगा, ठीक है। केतन अग्रवाल, अगली क्लास में तुम ही लपेटे में आ जाओगे। जब बायर और सेलर रिलेटेड हो तब क्या किया जाएगा, ऐसा रूल नंबर 28 बोलता है, ठीक है। रूल नंबर 28 क्या बोलता है, जब बायर और सेलर रिलेटेड हो तो, ठीक है। इसमें भी 90% ले सकते हैं। अगर देखो मैं आपको बताता हूँ 90% का कॉन्सेप्ट क्या है। 90% का कॉन्सेप्ट ऐसा है, हमने बोला लाइक काइंड एंड क्वांटिटी वैल्यू ले लो, थर्ड थर्ड स्टेप पे हमने ये बोला था, ठीक है। पहले पहले पे हमने क्या बोला, ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा हमने क्या बोला, कैश प्लस काइंड। तीसरा हमने क्या बोला, लाइक काइंड एंड क्वांटिटी। और चौथा क्या बोला, रूल 30 और 31, रूल 30 और 31, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से। रेगुलर वाले सज्जन थे भैया, फास्ट ट्रैक वाले हैं शैतान, ठीक है जी। रेगुलर वालों को कोई ग्रुप भी नहीं था जिसपे वो व्हाट्सएप पे चिट चैट करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने बोला कि ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, नहीं तो लाइक कैश प्लस काइंड ले लो, नहीं तो लाइक काइंड क्वांटिटी ले लो। लाइक काइंड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है अभी आपको बताऊंगा रूल नंबर 28 में। रूल नंबर 28 क्या बोलता है समझना। रूल नंबर 28 ऐसे बोलता है कि अगर बायर और सेलर रिलेटेड हैं, अगर बायर और सेलर रिलेटेड हैं तो क्या वैल्यू माने। फॉर एग्जाम्पल मान के चलना कि मेरी एक फैक्ट्री है, AKG की एक फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है, जो मेरी फैक्ट्री कहां पर है, मेरी फैक्ट्री है दिल्ली में, ठीक है, और मेरा शोरूम है लखनऊ में। मेरी फैक्ट्री है दिल्ली में और मेरा शोरूम है लखनऊ में, ठीक है। अब समझना मेरी बात, फैक्ट्री से सामान जा रहा है इस शोरूम में, बायर और सेलर रिलेटेड हो गए, मतलब अब दोनों मेरी एंटिटी डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। अब वैल्यू क्या माने,
हो सकता है कि फैक्ट्री वाले ने शोरूम को फ्री में सामान दिया हो, या विदाउट या इनएडुकेट कंसिडरेशन में दिया हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? आपको भी पता है सप्लाई चैप्टर में हमने देखा था कि अगर कोई रिलेटेड पर्सन किसी को फ्री में सामान सप्लाई करता है तो उसको भी सप्लाई मानते हैं और उस पर जीएसटी लगाते हैं, याद करो। अगर कोई अनरिलेटेड पर्सन किसी को फ्री में सप्लाई करता है, जैसे मान के चलो मैं हूं, अब मेरे पास कोई बच्चा आया और मैंने उसको फ्री में क्लास दे दी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर रिलेटेड पर्सन किसी को फ्री में सामान ट्रांसफर करे तो एज पर सप्लाई शेड्यूल 1, एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2, शेड्यूल 1 पैरा 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन शैल बी लायबल फॉर जीएसटी, उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, अगर आप विदाउट कंसिडरेशन सामान देते हो तो भी जीएसटी में आ गए, इन एडुकेट कंसिडरेशन कम पैसा लेते हो तो भी आपकी करेक्ट वैल्यू निकाल ली जाएगी। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब सेम फैक्ट्री, जो मैं सेम सामान दे रहा हूं ना मार्केट में, और दूसरी फैक्ट्री अपने शोरूम को कितने रुपए में ट्रांसफर कर रही है, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में कोई दूसरी फैक्ट्री अपने शोरूम को कितने रुपीज में ट्रांसफर कर रही है, ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा हम क्या बोलेंगे, रूल 27 में हमने क्या बोला था, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, और क्या बोला था, कैश प्लस काइंड। यहाँ पे कैश प्लस काइंड तो होगा ही नहीं, पूरा कैश ही चल रहा है, कोई काइंड थोड़ी चल रहा है। फिर वहां पे थर्ड क्या था, लाइक काइंड एंड क्वांटिटी, लाइक काइंड एंड क्वांटिटी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, लाइक काइंड एंड क्वांटिटी का 90% ले लो। मतलब इसका मतलब ये है कि मान के चलना इसके जैसा ही सामान, इसके जैसा ही सामान एकेजी शोरूम बेचता है मार्केट में, एकेजी शोरूम मार्केट में बेचता है। ठीक है, ऐसा ही सामान जो फैक्ट्री ने शोरूम को दिया या कोई दूसरा शोरूम बेचता है मार्केट के अंदर, पर शोरूम मार्केट में बेच रहा है। देखो फैक्ट्री से शोरूम में जा रहा है, ये तो हो गया एक लेवल। अब शोरूम से मार्केट में बिक रहा है, ये हो गया अनदर लेवल। तो शोरूम से जब मार्केट में बिकेगा तब तो महंगा ही बिकेगा ना भाई, शोरूम का भी तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा भाई। फैक्ट्री से सामान शोरूम में जा रहा है तो सस्ता जाना चाहिए, शोरूम से मार्केट में बिकेगा तो महंगा बिकना चाहिए, क्योंकि शोरूम का भी तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो गया, एक और चेन ऐड हो गई ना नई। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सामान लाइक काइंड एंड क्वांटिटी वाला है ना, जो मार्केट में बिक रहा है, उसका 90% ले लो आप। 90% क्यों किया, क्योंकि मार्केट में तो प्रॉफिट में बिक रहा होगा ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, शोरूम का भी तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो गया। तो इन्होंने अज्यूम कर लिया कि 10% प्रॉफिट है, इन्होंने अज्यूम कर लिया कि 10% प्रॉफिट ऐड किया होगा। तो इन्होंने क्या कर लिया, लाइक काइंड एंड क्वांटिटी का 90% वैल्यू मान लिया। जितने में भी सेल हो रही है ना, उसका 90% हम क्या मान लेंगे, वो वैल्यू मान लेंगे जो फैक्ट्री ने शोरूम को ट्रांसफर किया होगा। तो आपको कभी भी सपोज करो क्वेश्चन रूल नंबर 27 का ही आ जाए और उसमें आपको ऐसा इंडिकेशन दे रखा हो रूल नंबर 27 का कि भैया सामान एक अनदर लेवल पे मतलब एक और इसके अंदर परसेंट ऐड हो गया जो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेम लेवल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90% करना पड़ेगा लाइक काइंड क्वांटिटी का। तो अगर रूल नंबर 27 के अंदर भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जो जो उसके अंदर आपको साफ साफ समझ में आ रहा हो कि भैया सामान अगले लेवल पे बिक रहा है, अनदर लेवल पे चल रहा है, ठीक है, एक लेवल और ऐड हो गई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सिंपल सी बात यह करेंगे कि उसका 90% कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि रूल नंबर 28 के अंदर ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरा लाइक काइंड क्वांटिटी का 90%, लास्ट में देखा रूल 30 और 31, रूल 30 और 31। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन भी दिखाता हूं मैं आपको, रुको, साथ के साथ क्वेश्चन भी करते चलो तो अच्छा लगता रहता है। बार बार यही बोलूंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट इज द ओनली की टू क्रैक एनी एग्जाम। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, 42? क्वेश्चन नंबर 36 बहुत अच्छा है, कर लेना। अरे 46, 42 नहीं है, आरटीपी का क्वेश्चन था, ये रहा। ये आप देखना, एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, बाकी सब तो छोड़ो। एक बैंगलोर बैंगलोर यूनिट है, हैज अपॉइंटेड इक्विलिब्रियम सेल्स
एज इट सोल सेलिंग एजेंट। सोल सेलिंग एजेंट क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं। रूल नंबर 27 लगता है जब प्राइस होल कंसिडरेशन ना हो। रूल नंबर 28 लगता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। सॉरी रूल नंबर 27 लगता है जब प्राइस होल कंसिडरेशन ना हो। रूल नंबर 28 लगता है रिलेटेड पर्सन के बीच में, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में लगता है रूल नंबर 28। रूल नंबर 29 लगता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। रूल नंबर 29 लगता है प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में। ठीक है, वो कौन सा प्रिंसिपल एजेंट, जो शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला था। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो उसका करेक्ट तरीके से वैल्यू निकाला जाएगा। या तो उन्होंने फ्री में सप्लाई करी है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में सप्लाई करी है, दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। पर सोल सेलिंग एजेंट कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, उसको बोलते हैं सोल सेलिंग एजेंट। मतलब आपके अलावा वो किसी का है ही नहीं, दलाल है लेकिन आपका दलाल है, आपका ही दलाल है बस, और किसी का नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? साक्षी गोयल जी आई हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ आप ही का दलाल, उसको अपन बोलते हैं सोल सेलिंग एजेंट। तो वो रूल नंबर 28 में आएगा। सोल सेलिंग एजेंट को रिलेटेड पर्सन ही मानेंगे, ना कि वो प्रिंसिपल एजेंट के अंदर आएगा, ना कि वो प्रिंसिपल एजेंट के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर है नहीं है? हमने देखा बैंगलोर यूनिट, उसने अपॉइंट किया इक्विलिब्रियम सेल्स को एज इट सोल सेलिंग एजेंट। ठीक है, अपना सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया। मैस इक्विलिब्रियम सेल्स द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑफ बैंगलोर यूनिट अंडर द इनवॉइस इशूड इन इट्स ओन नेम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम सेल्स क्या कर रहा है, खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, लेकिन सोल सेलिंग एजेंट है तो रूल नंबर 28 लगेगा। द बैंगलोर यूनिट ट्रांसफर्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7,25,000 टू इक्विलिब्रियम सेल्स ऑन 20 अक्टूबर। तो देखो, जिन सामान का कॉस्ट 7,25,000 था ना, वो बैंगलोर यूनिट ने ट्रांसफर कर दिए किसको, इक्विलिब्रियम सेल्स को, विच वर सोल्ड बाय इक्विलिब्रियम सेल्स ऑन 31 अक्टूबर एट 7,65,000। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम सेल, देखो बैंगलोर यूनिट ने क्या करा, एक दलाल हायर किया जिसका नाम था इक्विलिब्रियम सेल्स। ठीक है, इसने क्या किया, बैंगलोर यूनिट ने जिस गुड्स का वैल्यू कितना था, कॉस्ट, जिन गुड्स का कॉस्ट था 7,25,000, वो इसको दे दिया। बैंगलोर यूनिट की कॉस्ट में पड़ा था ये, हमको वो वैल्यू निकालनी है, करेक्टेड वैल्यू, जिस वैल्यू में बैंगलोर इक्विलिब्रियम को ट्रांसफर, जिस वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाएगा बैंगलोर और इक्विलिब्रियम के बीच में, वो करेक्टेड वैल्यू निकालनी है हमको। बैंगलोर ने क्या किया, जिन गुड्स की कॉस्ट 7,25,000 थी वो ट्रांसफर करे इक्विलिब्रियम को, और वो इक्विलिब्रियम ने आगे कितने को बेच दिया, विच वर सोल्ड बाय इक्विलिब्रियम सेल्स ऑन 31 अक्टूबर एट 7,65,000। इक्विलिब्रियम ने इसको आगे बेच दिया, सेल, मार्केट में सेल कर दी इक्विलिब्रियम ने, 7,65,000 में मार्केट में बेच दिया इक्विलिब्रियम ने। ठीक है, ऑन 20 अक्टूबर अनदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर सप्लाइड द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी टू इक्विलिब्रियम सेल्स एज वन ऑफ द सप्लाइड बाय। अब देखो, सेम गुड्स क्या हुआ, देखो ये ऐसा गुड्स जिसकी कॉस्ट 7,25,000 पड़ी थी बैंगलोर को, जो इसने इक्विलिब्रियम को दिया, और इक्विलिब्रियम ने आगे मार्केट में बेच दिया 7,65,000 का। सेम गुड्स इक्विलिब्रियम को किसी और ने दिया, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, देखो, ऑन 20 अक्टूबर अनदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर सप्लाइड द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी टू इक्विलिब्रियम सेल्स एज द वन सप्लाइड बाय बैंगलोर यूनिट। जो बैंगलोर ने सप्लाई किया ना, वैसा ही सामान इक्विलिब्रियम को किसी और ने सप्लाई किया 7,75,000 में। तो देखो 7,75,000 में किसी और ने सप्लाई किया, तो देखा जाए तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 7,75,000। ठीक है, और एक स्टेप पहले पे आओ, 7,65,000 का 90%, क्योंकि ये तो मार्केट में सेल चल रही है ना, तो लाइक कैंड क्वांटिटी का 90% इतना हो गया। दोनों में से जो भी कम हो वो वैल्यू मान लो। अब देखो कोई बच्चा होगा ना जो सिर्फ फिगर रट के जाएगा, फिगर क्या रट के जाएगा, ओपन मार्केट वैल्यू प्लस लाइक कैंड क्वांटिटी का 90% प्लस रूल 30 और 31, वो फॉर्मुला रट के गया कोई बच्चा, तो वो पता है क्या समझेगा, आईसीए ने यहाँ पे घुमा दिया, यहाँ पे पता है वर्ड क्या लिखा है, लाइक काइंड एंड क्वांटिटी, जितना ही सामान 7,75,000 में दिया, पर उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, भाई वो जो 7,75,000 का सामान है ना, वो सेम लेवल पे दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। और इक्विलिब्रियम ने मार्केट में बेचा 7,65,000 का, वो अनदर लेवल पे बेचा है। आप इस डायग्राम को देखो और इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ये कौन है, अनदर सप्लायर, जैसे बैंगलोर वाला है वैसे ही कोई दूसरा सप्लायर है जिसने सामान दिया इक्विलिब्रियम को 7,75,000 में। बैंगलोर ने कितने में दिया वो हमें पता नहीं, बैंगलोर की कॉस्ट दे रखी है, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। इक्विलिब्रियम ने आगे मार्केट में बेचा 7,65,000 का। आप इसको रीड करो एक बार, अगर कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे वो समझ पाएगा। फॉर्मूले में तो क्या है, फॉर्मूले तो कोई बना ले,
बुक अपनी अपनी खोल के इस डायग्राम को देखो और उसको रीड करो। हो गया? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देख लिया तुमने, इसका आंसर देख लो, 6,88,500 इसका आंसर आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं एग्जाम में, जैसे आपको पता है रूल नंबर 27 के अंदर क्या दे रखा है, रूल नंबर 27 के अंदर ऐसा दे रखा है, ओपन मार्केट वैल्यू कैश प्लस काइंड लाइक कैंड एंड क्वांटिटी, रूल 30 और 31। रूल नंबर 28 में क्या दे रखा है, ओपन मार्केट वैल्यू लाइक कैंड एंड क्वांटिटी का 90%, रूल 30 और 31। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले हम ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे फिर कैश प्लस काइंड, दोनों में से सब में से जो भी एसएससी के लिए बेनिफिशियल, एसएससी मतलब जिससे कम जीएसटी देना पड़े वही वैल्यू मान लेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हम क्या देख रहे थे कि भाई 7,75,000 या फिर 6,65,000 का, या फिर 7,65,000 का 90%, दोनों में से जो भी कम हो, तो जो भी बेनिफिशियल होगा वो ले लेंगे। समझ में आया? आईसीआई वही करता है, आईसीआई यही करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था इस पे स्टार लगा लो। ऑल द ये क्वेश्चन है ना 44 45 दोनों का मर्ज क्वेश्चन है, ये आईटीसी कराएंगे उसके बाद ही कराऊंगा, मैंने अभी तक फास्ट ट्रैक में भी नहीं कराया और रेगुलर में भी नहीं कराया। एक काम करेंगे, जब इसकी क्लास लूंगा ना मैं इस क्वेश्चन की, तो मैं रेगुलर वालों को भी इसका एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, या ये रेगुलर वाले तो खुद भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, थोड़ी इच्छा हो तो मन में, वैसे है नहीं तुम्हारी बट हो तो। ठीक है, तो अपन ने देख लिया इतना। अब आते हैं रूल नंबर 27 28 देख लिया, रूल नंबर 27 भी क्लियर हुआ, 28 भी क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कर लोगे। अगर आप अर्ड लगा के बैठ गए कि लाइक कैंड एंड क्वांटिटी का 90% लेना है, ये तो देखो कि लाइक कैंड एंड क्वांटिटी सेम लेवल पे आ रहा है, तब तो उसी को ओपन मार्केट वैल्यू बोलेंगे फिर, और तो क्या बोलेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम सामान, सेम मतलब सेम जैसा लाइक कैंड एंड क्वांटिटी सामान अनदर यूनिट ने सप्लाई किया, तो भाई वो सेम सेम लेवल पे चल रहा है, पर 7,65,000 का सामान मार्केट में बेचा, तो उसको यहां पे लाने के लिए 90% करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, चलिए अब आते हैं रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या बोलता है, प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, रूल नंबर 29। ठीक है, अच्छा समझो, अगर रिसीवर पूरी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, जैसे अपन ने क्या किया, सामान सप्लाई किया, एक रिलेटेड पर्सन ने दूसरे पर्सन को सप्लाई किया, डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन, और सामने वाली यूनिट पूरा आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, भैया जो वैल्यू आप डिक्लेयर कर रहे हो ना वही गवर्नमेंट मान लेगी फिर। जब वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, तब तो कोई टैक्स मिल नहीं रहा, आईटीसी ले रहा है ना, आईटीसी लेने का मतलब जितना भी जीएसटी पे किया उसका कैशबैक ले रहा है, आईटीसी ले रहा है वो तो पूरा का पूरा। तो जब आईटीसी लेने के लिए सामने वाला एलिजिबल है, तो अगर सामने वाला बंदा आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है ना, तो जो वैल्यू आपने डिक्लेयर किया वही वैल्यू मान लेंगे। फास्ट ट्रैक वाले क्वेश्चन है रुस्तगी करके, रुस्तगी करके क्वेश्चन है, देख लेना उसको, शायद रह गया था वो, तुम लोग भी देख लेना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, इसको देख लेना। इसके अंदर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, जहां हिमाचल प्रदेश यूनिट ऑफ रुस्तगी एंड कंपनीज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। पूरी कहानी की, पूरी कहानी की मतलब पूरी कहानी बताई अच्छे से क्वेश्चन में, फिर उसके बाद एंड में एक लाइन डाल दी। पूरी मेहनत करी बच्चों ने एग्जाम में, पूरा दिमाग लगा लिया सब कुछ, फिर एंड में लाइन डाल दी। ये गुमराह करने की लाइन दी गई है, एक बार इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लेना घर पे।
ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर, अब रूल नंबर 29 पे आते हैं। रूल नंबर 29 क्या बोलता है? सर अगर नहीं दिया है तो अज्यूम कर लें क्या फुल आईटीसी एलिजिबल नहीं है? हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो अज्यूम कर लो वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 29, प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट मतलब अगर प्रिंसिपल एजेंट एक दूसरे को गुड्स सप्लाई करेंगे, सर्विस नहीं, रूल नंबर 29 सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगता है। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल एजेंट? जो खुद के नाम पे इनवॉइस बनाता था, जो शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट था, वही। तो एज इट इज सेम लाइक रूल नंबर 28 है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, डिक्टो रूल नंबर 28 जैसा है, बस रूल का नंबर अलग डलेगा। रूल का नंबर डालने का एक नंबर मिलता है बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया रूल नंबर 29। अब रूल नंबर 30 पे आते हैं। रूल नंबर 30 बोलता है, सपोज करो अपन ने क्या देखा, अपन ने ऐसा देखा कि मैंने किसी को कोई सामान गिफ्ट किया, मैंने किसी को कोई सामान दिया। सपोज करो मैं क्या बेचता हूँ, मैं माइक्रोवेव बेचता हूँ। अब कोई आया मेरे पास जो मेरे को 5,000 रुपीज दे गया, प्लस काइंड में कंसिडरेशन दे गया, प्लस काइंड में कंसिडरेशन दे गया। ठीक है, एक मोहतरमा आई, वो बोलती है कि सर जी 5,000 रुपीज लीजिए आप, और काइंड में कंसिडरेशन दे गई मुझे। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, मैंने कहा मार्केट वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कैश प्लस काइंड की क्या वैल्यू है, मैंने कहा काइंड की वैल्यू तुम्हें बता ही नहीं सकता आपको। फिर क्योंकि पता ही नहीं है, फिर हमने बोला लाइक काइंड एंड क्वांटिटी का वैल्यू ले लो, और कौन सा माइक्रोफोन, ठीक है, और कौन सा, और कौन सा माइक्रोफोन नहीं, माइक्रोवेव मार्केट में आपके जैसा कितने में बिकता है, लाइक काइंड क्वांटिटी। मैंने कहा हमें नहीं पता, ऐसा ही नहीं हमारे जैसा, सिर्फ हम ही हमें, और कोई है ही नहीं हमारे जैसा, बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट बोलती है तो रूल 30 लगाओ। हमने बोला रूल 30 मतलब, बोलते जो भी आपकी कॉस्ट थी ना, हम ये मानेंगे कि आप उसका 10% प्रॉफिट कमाओगे अपनी कॉस्ट में। कॉस्ट में आप अपना 10% प्रॉफिट कमाओगे, आपकी जितनी भी कॉस्ट पड़ी ना, उसका 110% वैल्यू मान लेंगे। जो भी देखो, अगर एक स्टेप आगे से पीछे लाने में तो 90% करते हैं, आगे से पीछे लाने में, और पीछे से आगे ले जाने में 110% करते हैं। अब हमारी कॉस्ट पता चल गई, हम बेच रहे हैं तो हम, गवर्नमेंट ने मानती 10% प्रॉफिट ऐड कर लो, और मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा। अब आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मत लगाना सर यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। अगर आप उधर का 90% करोगे और इधर का 110% करोगे, डिफरेंस आ जाएगा। बुद्धि नहीं लगानी, बस यही करना है आपको। आप मैथमेटिक्स मत लगाओ सर ये 1% का फर्क आ रहा है, जो उन्होंने बेचा उसका 90% और जो हम दे रहे हैं हमारी कॉस्ट का 110%। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो रूल नंबर 30 ये बोलता है कॉस्ट का 110% कर लो। रूल नंबर 31 क्या बोलता है? जैसे सपोज करो मेरी क्लास चल रही थी, एकेजी क्लासेस, मेरे पास कौन आया था? सचिन आया था। गवर्नमेंट ये बोलती है एकेजी क्लासेस को, मेरे को सचिन आया था मोबाइल लेके और 5,000 रुपए लेके, गवर्नमेंट मेरे को ये बोलती है कि रूल नंबर 30 लगा लो। मैंने कहा मेरी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, कॉस्ट का 110%, मेरा कॉस्ट जीरो, लो 110% जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंजॉय करो। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तो रूल 31 लगाएंगे। रूल 31 क्या बोलता है? रूल 31 ऐसा बोलता है, रूल 31 क्या बोलता है? बैच जजमेंट असेसमेंट। अब हम आपका जजमेंट कर देंगे, अब किसी भी तरीके से नहीं निकल पा रहा तो। ठीक है, रूल नंबर 30 तक क्लियर हो गए, 31 तक क्लियर हो गए। अब आते हैं रूल नंबर 32 पे। 31 ए के पहले आते हैं रूल नंबर 32 पे। 32 इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मनी चेंजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी चेंजिंग के अंदर क्या दे रखा है? देखो सिंपल सी बात है, दो मेथड दे रखे हैं, मेथड का नाम क्या होगा वो आपको याद करने पड़ेगा रूल का। रूल 32 ए और रूल 32 बी क्या होगा? दो, रूल 32 ए, रूल 32 बी, दो नाम होगा इसके, 32 ए और 32 बी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मनी चेंजिंग। अब 32 ए क्या बोलता है? आपको नंबर भी याद रखना पड़ेगा। 32 ए एग्जाम में पूछ सकता है, अप्लाई रूल 32 ए, अप्लाई रूल 32 बी, ऐसे डायरेक्टली देता है। मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है, क्लास में तो सब बता ही रखा है आप लोगों को। तो 32 ए क्या बोलता है? मान के चलो रूल 32 ए, वन करेंसीज INR, कि भाई रुपीज को डॉलर में बदलवा रहे हैं, डॉलर को रुपीज में बदलवा रहे हैं, यूरो को रुपीज में बदलवा रहे हैं, पाउंड को रुपीज में बदलवा रहे हैं, कम से कम एक करेंसी तो इंडियन रुपीज है। अब कम से कम जब एक करेंसी इंडियन रुपीज है तो हम क्या बोलेंगे? अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है, अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है, तो रेफरेंस रेट माइनस बाइंग एंड सेलिंग रेट वो कर लो। क्वेश्चन नंबर बताओगे तुम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया करो एडवांस में।
जल्दी बता दो। 15। ओके। क्वेश्चन नंबर तक रट चुके हैं इनको तो। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1000 US dollar आर परचेज फ्रॉम नंदी एंटरप्राइजेज एट द रेट ऑफ 74। आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है 74.6। सिंपल सी बात यह है कि हमको $1000 परचेज करने हैं, मार्केट में रेट चल रही है 74 रुपीज, तो आपसे थोड़ा बहुत कमीशन तो खाएगा ही ना। आपको $1000 परचेज करने हैं, तो मार्केट में रेट चल रही है कि $1 इज इक्वल टू 74, वो आपसे कितना लेगा 74.6, मतलब अब आपसे वो कितना लेगा 74,600, मार्केट में रेट चल रही है 74,000, कमीशन ले लिया। तो कैसे निकालें वैल्यू, 74.6 माइनस 74 इंटू 1000, ये वो वैल्यू है जिसपे जीएसटी देना है। 600 क्या है, वो वैल्यू है जिसपे जीएसटी देना है। ठीक है, क्या दे रखा है, अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है तो रेफरेंस रेट में से बाइंग और सेलिंग रेट माइनस कर दो। अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं दे रखी, मान के चलो आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं दे रखी, नहीं पता, तो जिस भी रेट में आपने एक्सचेंज करवाया ना, जितना भी पैसा आपके पास आया है, जितना भी ग्रॉस करेंसी आई है, उसका 1% वैल्यू मान लेंगे अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं दे रखी तो। ठीक है, अगर जैसे इस वाले क्वेश्चन के देखो अंदर देखो, 2000 US dollar आर सोल्ड टू मीनावती एट द रेट ऑफ 74.5, आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, 74.5 इंटू 2000 का 1% ले लेंगे। जितना भी ग्रॉस करेंसी है उसका 1% दे रखी है तो माइनस कर दो, नहीं दे रखी तो 1% ले लो। ये तो कब है, जब दोनों में से एक करेंसी इंडियन रुपीज है। सपोज करो दोनों में से एक भी करेंसी इंडियन रुपीज नहीं है, दोनों में से एक भी करेंसी इंडियन रुपीज नहीं है, उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, उस केस में आप आओ क्वेश्चन नंबर 31 में, शायद नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 33 में आओ, 33 में। ये देखो, $6000 को 9000 सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करना है, मतलब 9000 तो हमारे पास सिंगापुर डॉलर है, 6000 यूएस डॉलर है। अब दोनों में से एक भी करेंसी इंडियन रुपीज नहीं है, बाहर की करेंसी से बाहर की करेंसी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप दोनों करेंसीज को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो। 6000 सिंगापुर डॉलर को 52 से मल्टीप्लाई करो और 9000 सिंगापुर डॉलर को 72 से मल्टीप्लाई करो, मतलब सॉरी 6000 को 72 से मल्टीप्लाई करो, 9000 को 52 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को रेस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करो, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, और दोनों में से जो भी कमाया उसका 1% वैल्यू मान लो। दोनों में से जो भी कमाया उसका 1% वैल्यू मान लो। ये तो हो गया मनी चेंजिंग का रूल 32A। रूल 32A मतलब मेथड वन। मेथड वन क्या बोलता है, सिंपल सी बात बोलता है कि अगर दोनों करेंसी में से एक तो इंडियन रुपीज है, तो आप एक काम करो, अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी तो उसमें से माइनस करके वैल्यू निकाल लो, नहीं दे रखी तो जो ग्रॉस अमाउंट है उसको 1% कर लो। मान के चलो दोनों में से एक भी इंडियन करेंसी नहीं है, तो दोनों को इंडियन रुपीज में पहले कन्वर्ट करो, दोनों में से जो भी लोअर है उसका 1% वैल्यू मान लो। मेथड टू क्या बोलता है, रूल 32B। अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो अप्लाई रूल 32B तभी लगाना है। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर आपने करेंसी एक्सचेंज करवाई और करेंसी की वैल्यू क्या है, अप टू 1 लाख रुपीज है करेंसी एक्सचेंज की वैल्यू, 1 लाख रुपए तक आपने करेंसी एक्सचेंज करवाई, तो इसमें इन्होंने रेंज बना दी। रेंज क्या है, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, 250 रुपीज से लेकर 60,000 तक की रेंज है। 250 रुपीज से लेकर 60,000 तक की रेंज है। तो आपने 1 लाख रुपीज तक की करेंसी एक्सचेंज करवाई, तो क्या होगा, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज और 250 रुपीज विच एवर इज हायर, मिनिमम 250 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे। चाहे सपोज करो 15,000 रुपीज ही आपने करेंसी एक्सचेंज करवाए, तो भी मिनिमम 250 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे। तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज और 250 रुपीज विच एवर इज हायर, 1 लाख से 10 लाख तक हो तो क्या होगा, एग्जैक्ट 1 लाख पे 1000 हो गया, 1 लाख का 1% 1000, प्लस 1 लाख से ऊपर हो 10 लाख तक तो 0.5% ऑफ ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज। जैसे सपोज करो 5 लाख रुपीज करेंसी कन्वर्ट करवानी है, क्या करेंगे, 1 लाख पे 1000, बचे हुए 4 लाख पे 0.5%, 4 लाख का 0.5% मतलब 2000, और 1 लाख पे 1000, 3000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10 लाख से ऊपर एक्सीड करवाना है, तो अब एग्जैक्ट 10 लाख पे क्या होगा, देखो 1 लाख तक 1000, बचे हुए 9 लाख पे 4500, 5500 हो गया एग्जैक्ट 10 लाख पे, प्लस 0.1% ऑफ ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज और 60,000 विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम कितना, 60,000 विच एवर इज लोअर, इतना हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको, सॉर्टेड है। रूल नंबर 32 का मनी मनी वाला समझ में आया। एयर ट्रेवल एजेंट क्या बोलता है, एयर ट्रेवल एजेंट ऐसा बोलता है कि अब जैसे एयर ट्रेवल एजेंट पे रूल क्यों लाई गवर्नमेंट, एयर ट्रेवल एजेंट पे गवर्नमेंट रूल इसलिए लेके आई, इनका समझ ही नहीं आता था क्या किसी कस्टमर से कितना प्रॉफिट कमा ले, किसी कस्टमर से कितना प्रॉफिट कमा ले, इनका कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल दिया कि फिक्स रेट रख लेते हैं जीएसटी के हिसाब से, वरना इतने सारे दलाल हैं पूरे देश में,
किस किस का निकाले, मतलब प्रॉफिट किस किसने क्या क्या प्रॉफिट कमाया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि काम करते हैं, फिक्स रेट रख लेते हैं। फिक्स रेट कैसे रख लेते हैं, इन्होंने बोला गवर्नमेंट ने कि अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर वैल्यू मान लेते हैं, बेसिक फेयर का 5%, और इंटरनेशनल बुकिंग है तो बेसिक फेयर का 10%। जैसे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डोमेस्टिक टिकट वैल्यू बुक कराई 7 लाख, इंटरनेशनल टिकट बुक कराई 15 लाख। नीचे दे रखा है बेसिक एयर कंपोनेंट है, डोमेस्टिक में 70%, इंटरनेशनल में 60%। डोमेस्टिक का 70% मतलब 7 लाख का 70% मतलब 4,90,000, और 15 लाख का 60% मतलब 9 लाख का 10%। ये वो वैल्यू है जिसपे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये वैल्यू पढ़ रहे हैं हम, ये जीएसटी का अमाउंट नहीं पढ़ रहे हम, इस पूरे चैप्टर में वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिसपे जीएसटी देना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, लास्ट टाइम आने की उम्मीद थी, लास्ट टाइम आया नहीं, इस बार आ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोलता है, लास्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा बोलता है कि अगर आपने कोई पॉलिसी ली जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी दे रखा हो, आपको बता रखा हो कि आपसे हम 1 लाख रुपए लेंगे, 50,000 तो आपके रिस्क के लिए, 50,000 इन्वेस्टमेंट के लिए, हम आपसे 1 लाख रुपीज लेंगे, 80,000 आपकी रिस्क के लिए, 20,000 आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन हम अलग कर देंगे, टोटल अमाउंट में से हम इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट अलग कर देंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दे रखा हो सिंगल प्रीमियम एन्युटी, अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड लिखा हुआ दे रखा हो सिंगल प्रीमियम एन्युटी, वर्ड लिखा हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा हो, सिंगल प्रीमियम एन्युटी वर्ड, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर लिखा हुआ हो तो ही, तो 10% जितना भी पॉलिसी का अमाउंट है उसका 10% वैल्यू मान लेंगे, वैल्यू जीएसटी नहीं, वैल्यू। ठीक है सर, ये सिंगल प्रीमियम एन्युटी का मतलब क्या होता है, मैं मतलब बताता हूं आपको, पर आप एग्जाम में तभी लगाएंगे सिंगल प्रीमियम एन्युटी जब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, मतलब से नहीं लगाएंगे। वैसे इसका मतलब ये होता है कि आपसे कंपनी ने इन्वेस्ट प्रीमियम ले लिया, अब वो प्रीमियम के अंदर आपकी रिस्क भी इन्वॉल्व है और इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है, लेकिन कंपनी वालों ने आपको बता नहीं रखा कि किसका पोर्शन कितना है, उसको बोलते हैं सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी। और उस केस में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 90% इन्वेस्टमेंट और 10% रिस्क है, तो उस केस में हम 10% पे जीएसटी देते हैं। ठीक है, तो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, और बता रखा हो तो लेस कर दो। एक पॉलिसी ऐसी जिसमें कंप्लीटली रिस्क कवरेज वाला पोर्शन हो, कंप्लीटली रिस्क कवरेज, तो उस केस में क्या करेंगे, पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगा देंगे, एंटायर प्रीमियम पे। और एक क्वेश्चन कैसा है, अदर केसेस। ठीक है, अदर केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं दे रखा, ना तो सिंगल प्रीमियम एन्युटी वर्ड दे रखा, ना कोई कंप्लीटली रिस्क कवरेज दे रखा, ना ये ऐसा बता रखा टोटल प्रीमियम में से इतना इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा हटाओ, कुछ भी नहीं दे रखा। तो पॉलिसी का अगर पहला साल है तो 25% प्रीमियम पे जीएसटी दे देंगे। पॉलिसी का अगर सब्सिक्वेंट ईयर है, पहले साल के अलावा कोई दूसरा साल है, तो 12.5% जीएसटी दे देंगे। इसके दो क्वेश्चन एग्जाम में, दो क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे मॉड्यूल के अंदर, बुक के अंदर। ये हमारा जो बुक है ये कंप्लीट बुक है, मतलब इसके अलावा कुछ अलग से कोई क्वेश्चन ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जो आईसीआई के रिकॉर्ड में और हमारे पास नहीं है। इस बुक में कंप्लीट कवर्ड है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस बार आने की उम्मीद है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, पर क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको काफी बार करवा चुका मैं क्लास में। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये दो क्वेश्चन है, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट टाइम एमटीपी मई 23 में आया था, मई 23 में मुझे एग्जाम में भी आने की उम्मीद थी, पर एमटीपी में आके रह गया, इस बार एग्जाम में भी आ सकता है। मार्जिन स्कीम में आते हैं, मार्जिन स्कीम क्या बोलता है, ध्यान से समझना मेरी बात। देखिए मार्जिन स्कीम क्या थी, मार्जिन स्कीम जो स्कीम है ना आपके, तो बेसिकली सेकंड हैंड जो, देखो कई ऐसे सामान होते हैं जो, कई ऐसे कोई दुकानदार है, मान के चलो कि हमारा मुकेश जी, नहीं मुकेश जी, हाँ किसको ले, सचिन है जैसे, मान के चलो। अब सचिन क्या कर रहा है, पुराने फोन खरीदता है और बेचता है, ये धंधा है इसका। ठीक है, पुराने फोन खरीदता है और बेचता है, सचिन का क्या बिजनेस है, पुराने फोन खरीद के बेचने का। अब ये जिससे फोन खरीदेगा ना वो अनरजिस्टर्ड आदमी होगा, अनरजिस्टर्ड आदमी होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अनरजिस्टर्ड आदमी से इसने फोन खरीदा तो उस पर जीएसटी भी नहीं दिया होगा और उस पर आईटीसी भी नहीं लिया होगा। पर अब ये कस्टमर्स को आगे बेचेगा। ठीक है, जनरली इस तरह के जो लोग होते हैं ना, सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, स्क्रैप में डील करते हैं, कचरा वचरा बेचते हैं, पेपर रद्दी बेचते हैं, उस केस में जीएसटी किस पे लगाया जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट इतना सा काउंसिल की मीटिंग बैठी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में ये क्या होता है, कोई बंदा कोई सामान परचेज करता है,
परचेज पे आईटीसी क्लेम करता है, फिर उसको सेल करता है, सेल पे जीएसटी ला के देता है, जो जीएसटी लाता है उसमें से हम आईटीसी का अमाउंट लेस कर देते हैं, तो नेट जीएसटी हम पे कर देता है। यही होता है, हमने कहा यही होता है। बोले इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा। वैल्यू एडिशन पे टैक्स कैसे लगा कि आप जितने में खरीद के लाए और जितना आपने प्रॉफिट कमाया ना, तो उस एक्स्ट्रा वैल्यू पे जीएसटी लगा इनडायरेक्टली, क्योंकि बाकी की तो आपने परचेज वैल्यू पे तो आईटीसी क्लेम कर ही ली। फॉर एग्जाम्पल की परचेज थी 100 रुपीज की, सेल थी 120 रुपीज की, तो 100 रुपीज पे तो आप आईटीसी क्लेम कर ही लोगे, 10% मान के चलो जीएसटी की रेट है, और 120 पे 12 रुपीज का जीएसटी आया, तो 12 माइनस 10, तो नेट 2 रुपए का जीएसटी देना पड़ा, जो कि वैल्यू एडिशन 20 रुपीज हुई थी, उस पर तो जीएसटी लगा आपका। तो उन्होंने कहा फॉर्मूला ऐसा बना देते हैं मार्जिन स्कीम में कि अब इस केस में कोई आईटीसी वाईटीसी के चक्कर तो है नहीं मार्जिन स्कीम में, तो इन्होंने क्या बोला कि मार्जिन स्कीम में सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं कि सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, जो भी वैल्यू आए ना उस पे जीएसटी दे दो। इनडायरेक्टली वही वैल्यू एडिशन हो गया, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज वैल्यू एडिशन ओनली, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, उस वैल्यू पे आप क्या करो जीएसटी दे दो, क्योंकि अब आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ठीक है, तो अब आप देखो इस क्वेश्चन का, इसका एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है आप देख सकते हैं, आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट में क्वेश्चन है, वैसे तो कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा है इसका। ठीक है, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 49 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, एज इट इज, यही क्वेश्चन आपके नवंबर 22 एग्जाम में डिक्टो का डिक्टो पेपर में छपा है, विदाउट फिगर चेंज, फिगर भी चेंज नहीं हुआ, एमसीक्यू में 2 नंबर का एमसीक्यू पूछा गया था। इन्होंने क्या बोला, काला एंड एसोसिएट डीलिंग इन सेल एंड परचेज ऑफ यूज्ड ऑब्लिक सेकंड हैंड कार इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा एक बात और, एक बात और, आप है ना अक्षांश गर्ग एमसीक्यू सेलेक्ट करना, और ये जो केस स्टडी दे रखी है ना आपको, इन केस स्टडियों को सल्टा लेना। एक तो रिवीजन करना हो तो इस मैराथन से भी आप देख सकते हैं, सही मैराथन है, बाकी केस स्टडी खत्म कर लो, जैसे 31 से 40 4 कोई सा भी पहले उठा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई लिंक्ड नहीं है, कभी भी कर लो, इनको देख लेना केस स्टडीज को, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, नहीं तो फिर वापस ऐसे बैठे रहोगे। कहाँ गया वो काला, अरे बंद कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 45, फुल कोर्स वालों तुम्हें कह रहा हूँ, फास्ट ट्रैक वालों को नहीं कह रहा। Kala and Associate dealing in sale oblique purchase of used or second-hand car is registered under GST. During the current financial year, it affected following intrastate transaction. ये ट्रांजेक्शन हुए, कार परचेज करिए, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, परचेज प्राइस दे रखी है 5 लाख, सेल प्राइस दे रखी है 7,50,000, सेकंड हैंड कार्स में डील कर रहे हैं, ऐसे 4 गाड़ियों को डेटा दे रखा है, और नीचे आपको क्या दे रखा है, काला एंड एसोसिएट परचेज कार 1, 2 एंड 3 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड कार 4 फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। कार नंबर जो 4 है ना वो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करी है, और उस पे इन्होंने जीएसटी की क्रेडिट क्लेम करी है 1,30,000 रुपीज की। ठीक है, कार नंबर 1, 2, 3 तो अनरजिस्टर्ड से परचेज करिए, कार नंबर 4 रजिस्टर्ड से परचेज करिए, और उस पर जीएसटी की क्रेडिट क्लेम करिए 1,30,000 रुपीज की। ठीक है, काला एंड एसोसिएट इज नॉट कन्वर्जेंट विद जीएसटी प्रोविजन, उसको जीएसटी की अधिक नॉलेज नहीं है, hence it has approached you for determining his GST liability assuming that the rate of GST is 18%। तो सुनना मेरी बात, कार्ड नंबर 4 तो परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर ली, उस पर आईटीसी भी क्लेम कर ली, लेकिन कार्ड नंबर 1, 2 जो 3 थी ना, वो तो नॉर्मल स्कीम है, मार्जिन स्कीम, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, सेल माइनस परचेज मतलब 2,50,000 रुपीज पे जीएसटी देना है, 18% कार्ड नंबर 1 पे। कार्ड नंबर 2 नेगेटिव में बेची तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कार्ड नंबर 3 पे 50,000 रुपीज पे जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब 2,50,000 50,000 3 लाख का 18% मतलब 54 लाख का जीएसटी देना पड़ेगा, 54,000 का 3 लाख पे 18% 54,000 का जीएसटी देना पड़ेगा।
आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा हो कि कार 2 नेगेटिव में बिकी है तो 25,000 का लॉस हुआ है, तो सेट ऑफ कर लें, कोई इनकम टैक्स के सेक्शन नहीं चल रहे हैं जो सेट ऑफ हो जाएंगे। आपको टोटल 2,50,000 और 50,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा, 3 लाख पे 18%, दैट इज 54,000 रुपीज का आपको जीएसटी देना पड़ेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 4 क्या बोलती है? कार्ड नंबर 4 के अंदर आपको ऐसा दे रखा है कि 8 लाख की गाड़ी परचेज करी, जिस पर आईटीसी क्लेम कर ली 1,30,000 रुपीज की, लेकिन इसको जब बेचा होगा 9,50,000 रुपीज के अंदर, तो 9,50,000 रुपीज पे कितना जीएसटी आया होगा? तो 9,50,000 का हम कर देते हैं 18%। 9,50,000 का 18% करेंगे तो इट विल कम 1,71,000, और 1,71,000 में से आप 1,30,000 लेस करोगे जो कि जीएसटी क्रेडिट का है, तो इट विल कम 41,000। तो 54,000 पहले के, 41,000 अब के, आंसर विल कम 95,000, आपका ए आंसर आ जाएगा। देखो क्लास में हम बहुत मस्ती करते हैं, सब करते हैं, यू विल सी वेरी डिफरेंट फेजेस ऑफ मी, ठीक है। क्लास वाला अलग होता है, रिवीजन अलग होता है, एक मैराथन की दुनिया अलग होती है, रियल लाइफ की मैं, तुम अगर मेरे से मिलोगे, मैं बैठूंगा तो मैं चुप ही बैठा रहूंगा, तुम लोग सब बातें करते रहोगे, तो हम रिवीजन में मस्ती मजाक नहीं कर सकते, फिर मतलब नहीं ना। रिवीजन इज लाइक कि कम टाइम में मजा आए, रिवीजन इज दैट, ठीक है। 45 क्लियर हुआ? 45 क्लियर हुआ? ठीक है, डन। फुल कोर्स वालों तुम बताओ, रेगुलर को तो अभी बताया था। अब मार्जिन स्कीम के अंदर एक बात और दे रखी है, मार्जिन स्कीम के अंदर एक चीज और दे रखी है। ये तो हो गया सेकेंड हैंड वाली गुड्स। अब जैसे क्या होता है, कई बार बैंक वाले क्या करते हैं, आप बैंक से लोन लिए, आपने गाड़ी परचेज करी, लेट्स सपोज किसी ने गाड़ी परचेज करी 20 लाख रुपए की, 20 लाख की क्रेटा परचेज कर ली। अब परचेज करी 10 फरवरी को, 14 फरवरी को परचेज कर ली 20 लाख की गाड़ी क्रेटा, लेकिन पैसे देने के लिए है नहीं थे। चिल्ड्रन डे पे बैंक वाले आए और आपकी गाड़ी ले गए। 14 फेब को आपने गाड़ी परचेज करी 20 लाख की, चिल्ड्रन डे पे बैंक वाले आए और आपकी गाड़ी ले गए। सवाल ये आता है कि आप तो कहते हो अब बैंक वाली गाड़ी को बेचेंगे, तो जीएसटी किस पे लगेगा? सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू। अब सर सेल वैल्यू तो हमेशा ही कम आएगी गाड़ी की, क्योंकि एक बार गाड़ी निकल गई शोरूम से तो वैल्यू तो कम हो ही जाएगी, शोरूम वैल्यू पे तो बिकेगी नहीं गाड़ी। सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू। अब उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ये बात तो सही है, ऐसे तो कभी जीएसटी आएगा ही नहीं। फिर तो गवर्नमेंट ने बोला जो परचेज वैल्यू है ना, उसको हम 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस कर देंगे। 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस कर देंगे। तो अब पर क्वार्टर के साथ जैसे जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर चौथा क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर यूज कर ली, ठीक है। 5% पर क्वार्टर और पार्ट, कोई पार्ट भी है तो भी। तो अब वैल्यू जो 20 लाख की थी वो कितने की मान लेंगे? अब 16 लाख की वैल्यू मान लेंगे हम, परचेज वैल्यू। और गाड़ी कितने में बेची? लेट्स सपोज 17 लाख में गाड़ी बेची, तो 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1 लाख पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दिस इज मार्जिन स्कीम। अब आते हैं वाउचर। कोई अमेजोन का आपने क्या किया, अमेजोन का एक गिफ्ट वाउचर खरीदा 2,000 रुपए का, और उसकी रिडम्पशन वैल्यू 2,500 के। बिग बाजार का आपने वाउचर परचेज किया 2,000 का, उसकी रिडम्पशन वैल्यू 3,000 की, तो 3,000 पे जीएसटी लगा जाएगा जितने का आप उससे सामान खरीद सकते हो। अब आते हैं रूल नंबर 33, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजेंट वाला, ठीक है। अब एजेंट वाला केस क्या बोलता है? एजेंट वाला केस ऐसा बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है नॉर्मल एजेंट, प्रिंस, एक होता है सोल एजेंट। सोल एजेंट रूल 28 में आ जाता है, प्रिंसिपल एजेंट रूल 29 में आ जाता है, एक आता है प्योर एजेंट। प्योर एजेंट मतलब एकदम वफादार, ईमानदार, सच्चा, ठीक है। जस्ट लाइक योर एक्स, नहीं नहीं, गलत हो गया, मतलब एकदम ही प्योर, एकदम ही प्योर, एकदम वफादार इंसान, उसको बोलते हैं प्योर एजेंट। सर वफादार की डेफिनेशन क्या है? आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, आज दिन में किसका फोन आया, किसके साथ घूमने गए थे, वो सारी अपडेट देना, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना,
उसको बोलते हैं एकदम प्योर। ठीक है, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है प्योर एजेंट। प्योर एजेंट क्या होता है कि प्रिंसिपल एजेंट को ऑथराइज करता है कि भाई तू मेरे बिहाफ पे ट्रांजेक्शन कर, मैं तेरे को बोलूंगा तो तू ये खर्चा करना, मैं तेरे को रियम्बर्स कर दूंगा। ठीक है, तू तेरी मेहनत का जो पैसा है वो मेरे को बता दे कि भैया मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए इस काम को करने के लिए, वो तू ले ले। तू मेरे बिहाफ पे जितना भी खर्चा करेगा, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या करा, एक मशीन इंपोर्ट करवाई, अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पोर्ट पे जाऊं, फॉर्मेलिटीज पूरी करूं, गोडाउन में क्या उठवाऊं, उसको रखवाऊं, लोडिंग अनलोडिंग करवाऊं, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने एक बंदे को हायर किया, मैंने कहा तू मशीन लाके दे यहाँ तक, तेरा जो पैसा लगता है मेहनत का वो तू बोल। ठीक है, तो एजेंट के साथ क्या होगा, प्रिंसिपल और एजेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें प्रिंसिपल ऑथराइज करेगा एजेंट को टू डू ऑल द एक्सपेंसेस ऑन हिज बिहाफ। प्रिंसिपल के कहने पे एजेंट सारे एक्सपेंसेस करेगा, ऑथराइज करेगा। एजेंट एक एक चीज का बिल बताएगा, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, एकदम ही प्योर होना चाहिए। एजेंट की गंदी नजर नहीं, एजेंट की गंदी नियत नहीं होनी चाहिए प्रिंसिपल के गुड्स पे, प्रिंसिपल के गुड्स पे गंदी नियत नहीं होनी चाहिए एजेंट की, उसका कोई ऐसा इंटेंशन, मैलिशियस इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल के गुड्स या सर्विसेज यूज कर लेगा। एकदम प्योर होना चाहिए वो, उसको बोलते हैं प्योर एजेंट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्योर एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन है रॉली पॉली करके, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे पूरी की पूरी केस स्टडी बनी थी एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 करके क्वेश्चन है रॉली पॉली। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा। और एक बात और बताता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा था कि होटल के एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस और टेलीफोन के एक्सपेंसेस, तो ये तीनों जो एक्सपेंसेस है ना, ये भी एजेंट की इनकम में ही माने जाएंगे, ये तीनों एक्सपेंसेस भी एजेंट की इनकम में ही माने जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। अब जो एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन था कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कहने पे एयरलाइन कंपनी क्या कर रही है, फिक्स चार्जेस वसूल रही है क्लाइंट से, कस्टमर से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोल रही है एयर फ्लाइट कंपनीज को, फॉर एग्जांपल कि देखो एयरपोर्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट मेंटेन करने होते हैं, लिफ्ट लगती है, एसी लगता है, साफ सफाई होती है, सब है ना, सब कुछ होता है, इतना खर्चा होता है, उसका पैसा कहाँ से आएगा, पैसा जनता से आएगा। अब जनता से वो कटोरा लेके भीख तो मांगेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या बोला कि एयरपोर्ट पे कौन आएगा जिसको फ्लाइट से आना जाना है, तो इन्होंने क्या बोला फ्लाइट कंपनीज को कि जब आप फ्लाइट की टिकट बुक कराएगा ना कस्टमर, तो उस टिकट में आप है ना हमारा पीएसएफ यूडीएफ चार्जेस के नाम पे, ठीक है, अब कोई तो नाम देना पड़ेगा ना, ठीक है, कोई तो नाम देना पड़ेगा ना, तो आप हमारे पीएसएफ यूडीएफ चार्जेस के नाम पे ये पैसा वसूल लो और फिर हमको दे देना। तो एयरलाइन कंपनी एज इट इज दे देती है, तो एयरलाइन कंपनी एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट, इसको बोलते हैं ये, बस और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये दोनों सर्कुलर मैं आपको करा दूंगा जब अभी अमेंडमेंट की वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, 2-3 दिन में, उसमें आप देख लेना, कुछ खास काम का ज्यादा है नहीं, मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, यही करना था, क्वेश्चन एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो चुका है 1 घंटे 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे 10 मिनट के अंदर ही। ठीक है, आई थिंक आपको इफेक्टिव लगा होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।